हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी के एक चैप्टर की, और आप सभी ध्यान से पढ़े। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ठीक है, व्यक्ति अपने विचार विमर्श व्यक्ति अपने ये बुक है, मानस पब्लिकेशन की बुक है हिंदी की, उससे करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति को अपने विचार विमर्श करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भाषा का निर्माण वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल से होता है। ठीक है, ध्वनि ध्वनि क्या होती है? एक मिनट। ध्वनि ध्वनि क्या होती है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड करना संभव न हो, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो, उसकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। ठीक है, ध्वनि क्या है? वह मौखिक इकाई जिसकी और खंड करना संभव न हो, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? ध्वनि। जबकि वर्ण लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका और खंड करना संभव न हो, लिखित अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? उसकी वर्ण। लिखित अभिव्यक्ति तो वर्ण कहलाएगी और मौखिक अभिव्यक्ति ध्वनि कहलाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अक्षर क्या है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए अक्षर कहलाते हैं, जैसे आम, स्नान आदि। यहाँ मैं और न का उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो रहा है। ठीक है, लिपि क्या है? भाषा का आदान प्रदान भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। लिपि को एक बार वापस देखो। भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैं लास्ट में इसके एमसीक्यू भी करवाऊंगा, तो आपके पूरा वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, और मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा, वो कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। आप इसकी टेंशन ना ले, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह लिपि चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं क्या है? व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। ये गुरु कामता प्रसाद के अनुसार है ये परिभाषा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। ठीक है, भाषा की पूर्ण इकाई भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है? भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य है जिससे एक स्पष्ट अर्थ देता है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर व स्वरों के प्रकार। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी? स्वरों की वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी वायु निर्बाध
गति से बिना मतलब बिना रुकावट बिना घर्षण के मुखबेर से बाहर निकल जाती है, स्वर ध्वनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर ध्वनियां कहलाती है। ठीक है। हिंदी के स्वर और उनकी मात्राएं, ये ए, आ, ई, बड़ी, उ, औ, री, ए, ओ और औ। ठीक है। इनकी ये मात्राएं भी ध्यान रखना, सभी की मात्राएं ध्यान रख लेना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। री का दीर्घ रूप ये होता है री, इसे भी री कहते हैं, परंतु यह केवल संस्कृत भाषा में ही प्रयोग होता है। ये री और ये दीर्घ री के रूप में होता है, लेकिन इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, जबकि ये दोनों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, ये इसकी मात्रा है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी है, जो केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे ये वाला आ, ओ कहते हैं इसको, ओ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि। ठीक है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है, जिसका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। उच्चारण काल के अनुसार, उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक प्लुप्त स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे ए, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संधि स्वर, एक संयुक्त स्वर। संधि स्वर जो सजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे ए प्लस ए, जैसे ए प्लस ए के योग से क्या बना? आ। ई प्लस ई के योग से ई, और उ प्लस उ के योग से उ, ये। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बने होते हैं, वो संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे, एक मिनट, जैसे आई, ए कैसे बना? ए और ई से, ए प्लस ई के मिलने से क्या बना? ए। और लेकिन जो आई है, आई जो ये जो है आई, इसका निर्माण जो है ए प्लस एफ, इसका निर्माण, ये जो आई है, आई का निर्माण ए प्लस ई से नहीं हुआ, ए प्लस इससे नहीं हुआ, इसके स्थान पर किससे हुआ? इसके स्थान पर ए से हुआ। ए प्लस ए के मिलने से आई का निर्माण हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार ए प्लस उ के मिलने से ओ का निर्माण हुआ, और औ का निर्माण ए प्लस ओ के मिलने से हुआ। ठीक है, चलते हैं। इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। अब आगे आते हैं, नोट है, नोट को पढ़ लेते हैं। इनमें से ए और ओ को ही शुद्ध स्वर माना जाता है, आई और औ को नहीं, क्योंकि ये अभ्रंश स्वरों के बाद विकसित किया गया है। इनकी उत्पत्ति बाद में हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको और पढ़ने दें। जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे सजातीय स्वर कहलाते हैं, और जिनकी बनावट भिन्न भिन्न होती है वे विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ये सजातीय, और विजातीय ए और इसके साथ ये। ठीक है। प्लुप्त स्वर
इनका प्रयोग संस्कृत में होता है जो अधिकतर जिस इसको देख लेते हैं, वह जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने तथा संस्कृत भाषा में मंत्र आदि का उच्चारण के लिए इसका त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, इसका देखो उच्चारण देखो ओम, इस प्लुप्त स्वर इसमें क्या होता है, इसके समय अधिक लगता है उच्चारण में, संयुक्त स्वर से भी अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में। ठीक है। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो किया गया है जिह्वा की दूसरा वर्गीकरण है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। समझ रहे हो ना? जिन स्वरों के उच्चारण में अपनी जिह्वा के अगला भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आप इनको उच्चारण करके देखो, वहीं बैठे बैठे आप उच्चारण करके देखो इन स्वरों का, ई, ए और री। अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपकी जिह्वा का कौन सा भाग इसमें अधिक सक्रिय है। ठीक है। इस प्रकार आप साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपका अभ्यास भी बने। ठीक है। अब आता है मध्यम स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए। अब आप देख पा रहे होंगे आपकी जीभ का अगला हिस्सा नहीं उठ रहा है बल्कि मध्य से ही इसका उच्चारण हो पा रहा है। ठीक है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आप बोलकर देखें साथ साथ, जैसे आ, उ, ओ, और ये औ, ओ, इसको भी ये डॉक्टर वाला है ना, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि में यूज किया जाता है। ठीक है। ये हिंदी का मूल शब्द नहीं है। ये हिंदी का मूल शब्द नहीं है। ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा के से लिया हुआ शब्द है। ठीक है। अब आता है तीसरा वर्गीकरण जो है, तीसरा वर्गीकरण आता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार से वर्गीकरण किए गए। एक तो वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठों का आकार वृत्त की भांति गोल हो जाता है। और अवृत्ताकार जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर किसी अन्य रूप में रहे वो अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर क्या है? जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्त की भांति गोल हो जाती है। जैसे शब्द इनके स्वर कौन कौन से? उ, ओ, औ। ठीक है। ये ध्यान रखना। आप बोल कर देखो, आपको इस बात का एहसास होगा। ठीक है। और अवृत्ताकार स्वर के उदाहरण देखते हैं। अवृत्ताकार ए, आ, ई, ऐ, री। ठीक है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब एक चौथा वर्गीकरण जो है वह है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो है विवृत स्वर, एक अर्धविवृत स्वर, एक संवृत स्वर और एक अर्धसंवृत स्वर। ठीक है। विवृत स्वर प्रथम है विवृत स्वर। विवृत का शाब्दिक अर्थ है खुलना होता है। विवृत का शाब्दिक अर्थ खुलना होता है, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। जैसे आ,
आ। जिस जिस स्वर का उच्चारण करते समय अगर मुख पूरा खुलता है तो वो स्वर है विवृत स्वर, ठीक है। और अर्धविवृत जिसका उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता है तो वह है अर्धविवृत स्वर, जैसे ए, ऐ, औ, ठीक है। और अर्ध अर्धविवृत और उसके बाद आता है संवृत स्वर, संवृत स्वर। उसके बाद आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या किसे कहते हैं? जिन संवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद रहता है, मुख प्राय बंद रहता है, जैसे ई, ई, उ, री। आप फिर से बोलकर देखिए, ई, उ, री। और अर्धसंवृत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है। संवृत स्वर में पूरा बंद रहता है मुख, जबकि अर्धसंवृत में मुख आधा खुला आधा बंद रहता है, जैसे ऐ और औ। ए नहीं, गलत उच्चारण हुआ है, इसका उच्चारण रहेगा ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पांचवा वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रथम है कंठ स्वर, मतलब जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। तालव्य स्वर जिनका उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धन्य स्वर जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मुख के ऊपर का हिस्सा, उसे मूर्धा कहते हैं। ओष्ठ जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। कंठ कंठ स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसे ए और आ, जैसे ए और आ। ए आप साथ साथ बोले, ए और आ। तालव्य स्वर जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है, ई, ऐ, ई, ऐ, ठीक है, तालव्य। मूर्धन्य जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, जैसे री, जैसे आप बोलकर देखो री, री। आप आपकी जीभ का अगला हिस्सा मूर्धा से टकरा रहा है, ठीक है। ओष्ठ है, ओष्ठ स्वर क्या है? जिनका उच्चारण स्थान ओठों से होता है, जैसे उ, ओ और औ, उ, ओ और औ, ठीक है। आप बोलकर देखें, ओष्ठों से ही इनका, आप ओष्ठों से ही इनकी बनावट होती है, आप ओष्ठों को महसूस करें, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वरों के संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है? संयुक्त उच्चारण स्थान भी होते हैं, जैसे 2 उच्चारण स्थान मिलकर एक वर्ण का उच्चारण प्रकट कर रहे हैं, जैसे कंठ और तालव्य जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, कंठ और तालु दोनों होते हैं, जैसे ऐ, ए और ऐ, ए और ऐ। क्योंकि ए की रचना ए प्लस ई से मिलकर हुई है, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। अतः यदि मूल स्थान न पूछकर संयुक्त स्थान पूछा जाए तब उत्तर कंठ तालव्य होगा। यही शर्त ओ और औ पर भी लागू होगी, ठीक है। इस बात को आप भाई गौर से पढ़ना, एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ आपको इसको। एक की रचना किससे हुई है? एक की रचना हुई है ए और ई से मिलकर हुई है, ए और ई से मिलकर हुई है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो कंठ और तालु से इसकी रचना किससे मानेंगे? कंठ और तालु से। यदि मूल स्थान न पूछकर संयुक्त स्थान पूछा जाए तब उत्तर हो क्या होगा? कंठ तालव्य। और यदि इसका मूल स्थान पूछा जाए तो ये देखो, ये कहाँ आ रहा है? तालव्य में आ रहा है ना,
ये देखो तालव्य स्वर, ठीक है। अगर अगर क्या पूछा जाए, संयुक्त स्थान पूछा जाए ना, संयुक्त स्थान पूछा जाए तो तब उत्तर तालव्य होगा। यही शर्त ओ और औ पर भी लागू होगी, ठीक है। जैसे कंठ ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ की रचना किससे हुई है, ए प्लस ऊ से हुई है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। अतः इनका संयुक्त उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठोष्ठ है, ठीक है। नोट क्या है, ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। इनको आप बोलकर देखिए, इनका उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई ओ आदि। आ ई ओ है, ओ न की भी ध्वनि इसके साथ निकल रही है। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुखबिर से ही बाहर निकलती है वे निरअनुनासिक कहलाते हैं। समझ रहे हो, जिनकी जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुखबिर से ही बाहर निकलती है, यानी नाक से हवा बाहर ना निकले, तो वो निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई ओ, ठीक है। यदि सभी स्वर अलग प्राण होते हैं, स्वर क्या होते हैं, सभी स्वरों को अलग प्राण कहा जाता है, अलग प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष तथा सघोष होते हैं, घोष या सघोष होते हैं, ठीक है। जिन व्यंजन एवं व्यंजनों के प्रकार, अभी हमने इससे पहले पढ़े स्वर एवं स्वरों के प्रकार, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन और व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुखबिर से उच्चारण अवयव से बाधिर होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाते हैं। एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु से उठने फेफड़ों से उठने वाली वायु मुखबिर के उच्चारण अवयव से बाधिर होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण ए स्वर से ही उच्चारित होता है। इनकी कुल संख्या 33 है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है, इनकी कुल संख्या 33 है। एक मिनट, इनकी कुल संख्या 33 है, ठीक है। मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो स्पर्शी व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ तालु मूल। स्पर्श व्यंजन क्या है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि स्थानों से स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है वे वर्ग कहलाते हैं। उनका नामकरण उस पंक्ति के प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, कै से लेकर मैं तक, ठीक है। कै वर्ग पूरा आएगा इसमें, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। इसमें 5 एक वर्ग में तो 5 वर्ग है, तो 25
इनकी व्यंजनों की संख्या होगी 25। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, प्रथम वर्गीकरण क्या है? स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति ही होता है और न ही व्यंजनों की भांति होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व। यह और वह, यह तथा वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। अर्ध स्वर क्या है? यह और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। तो स, श, श है, स, स है। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 है। तो देखो अब 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आप इनको काउंटिंग कर लें, इनकी संख्या इन टोटल होगा 33। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। 2 आधारों पर किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है पर्यटन के आधार पर। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा पर्यटन के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? फेफड़ों से उठने वाली वायु मुखबिर के विभिन्न भागों से जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है, इसके विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर अवयव को वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। इस आधार पर व्यंजनों को निम्न भेद होते हैं, जैसे कंठ। कंठ से कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं? क, ख, ग, घ, ञ और है, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और तालु से ये एक तो कैवर्ग, कंठ से कैवर्ग पूरा निकलेगा, इसका ध्यान रखना। कंठ से कैवर्ग और है। और तालु से तालव्य व्यंजनों के प्रकार क्या है? एक तालव्य, चय वर्ग पूरा निकलेगा, च, छ, ज, झ, य और ये और ये श, इसको ध्यान रखना, ये और श। और मूर्धन्य से ट वर्ग पूरा निकलेगा और र और स। दंत से त वर्ग पूरा निकलेगा, त, थ, द, ध, न और ल और स, ल और स। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, प वर्ग पूरा निकलेगा और व। ठीक है, आप एक मिनट इसको तो आप याद रख लोगे। जैसे कंठ से क वर्ग, तालव्य से च वर्ग, मूर्धन्य से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग। ठीक है, लेकिन इनके साथ जो अन्य वर्ण है ना, जैसे कंठ से, अभी इसको मिटाते हैं। कंठ से आप देखो, कंठ से एक तो है वर्ण निकल रहा है, कंठ से है व्यंजन निकला, और तालव्य से 2 निकले, तालव्य से स, य और स, य और स शलगम वाला स। और मूर्धन्य से क्या निकला? र, देखो य, र, ल और व, य, र, ल, व, ये लगातार आ रहे हैं ना नीचे, यानी तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है, और फिर स, ये इस प्रकार इनका क्रम है। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, या फिर इनको आप बार बार पढ़कर भी अपनी याददाश्त में ला सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट क्या है? प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना। ये अंतिम वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान
उच्चारण स्थान नासिका से भी इनको उच्चारण करते समय नासिका से भी वायु बाहर निकलती है, इसके कारण इनको नासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब आगे देखते हैं। व और फै का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है, अतः इसे दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। व और फै यानी ये इनके नीचे बिंदु लग रहा है, आप इसको ध्यान से देखो थोड़ा, यानी व और फै, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय आप दंत जो है, ओष्ठ जो है दंत से जाकर लगता है, इसके कारण इसको दंतोष्ठ भी कहा जाता है इन वर्णों को। है का विसर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, अतः इन्हें काकल्य ध्वनि कहा जाता है। ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों के साथ साथ स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वत्स दांत, वापिस से देखते हैं। ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वर्ष कहलाता है। न ल श जय का उच्चारण करते समय जीभ वर्ष चित्र का स्पर्श करती है, अतः ये वर्ष ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं पर्यतन के आधार पर। पर्यतन के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला, पर्यतन के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न पर्यतन कहलाता है। पर्यतन दो प्रकार का होता है, एक तो अभ्यंतर पर्यतन, एक होता है बाह्य पर्यतन। अभ्यंतर पर्यतन क्या है? वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो पर्यतन किया जाता है उसे आभ्यंतर पर्यतन कहते हैं। इसे वापस देखो एक बार। वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो पर्यतन किया जाता है उसे आभ्यंतर पर्यतन कहते हैं, जो निम्न है। जैसे इसको देखो, क्या होता है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जिह्वा या ओष्ठों से स्पर्श होता है, कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के बाद बाहर निकल जाती है। जैसे कैवर्ग, टैवर्ग, पैवर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण यानी कै ख ग घ, टे ठ ड ढ, ते थ द ध और पै फ ब भ। आप इनको देखो, ये श्वास वायु एकदम स्फोट के बाद बाहर निकल जाती है। ठीक है, और होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है, जैसे च छ जय झ, च छ जय झ, यानी पर्यतन के संघर्ष। स्पर्शी तो हैं ये, लेकिन इनके संघर्ष करना पड़ रहा है इनको बाहर निकालने के, जैसे च छ जय झ। और नासिक के व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकले, जैसे ये न में। ठीक है, अब आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है। उच्छिप्त का मतलब ही फेंकना है। उच्छिप्त या द्विस्पृष्ट या द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये दोनों ताड़नजात वर्ण की होते हैं। ढ, आप इनको बोल के देखो, ढ और ढ, ढ और ये ढ, यानी ये उच्छिप्त वर्ण आते हैं। इनके नीचे बिंदी है, आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये बिंदी है, इनके ऊपर आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलो ठीक है।
अब आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। चूंकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन भी होता है, उसे प्रकंपित व्यंजन भी, इसलिए इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे आप इसको बोलकर देखें, र र। अब आप बोलकर देखिए ये, तो अब आपको अपने आप अनुभव होगा, ठीक है। और आपके इनको वर्णों के उच्चारण में भी आपको सुविधा होगी, इसलिए आप साथ साथ बोल कर पढ़े या फिर बोलने का प्रयास करें, ठीक है। अब आता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहते हैं, जैसे ये और वह, ये वह, यह और वह, इन्हें अर्धस्वर भी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्हें यह और वह को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन वे पार्श्विक शब्द का अर्थ होता है बगल या पीछे, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकले, वे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ल, आप बोलकर देखो, ल ल ल, ठीक है। अब आता है संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासी का मार्ग इतना सकरा हो जाता है कि वायु का बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है, अतः ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे से है, ठीक है। अब आता है बाह्य परिवर्तन। दो परिवर्तन पढ़े अपने, एक तो आभ्यंतर परिवर्तन और दूसरा बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन को देख लेते हैं। अब वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला परिवर्तन बाह्य परिवर्तन कहलाता है। आप इसको वापस से देखें। वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला परिवर्तन बाह्य परिवर्तन कहलाता है। बाह्य परिवर्तन के भी दो आधार होते हैं, एक तो श्वास वायु के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर। एक तो श्वास वायु के आधार पर, एक या नाद या कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर देख लेते हैं। श्वास वायु के आधार पर उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो पर। पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण को देखते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 19। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19। अल्प प्राण स्वरों की संख्या 11। स्वर तो पूरे ही अल्प प्राण है, और अल्प प्राण व्यंजन की संख्या पूछे तो 19, ठीक है। पर कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 30, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? यह, र, ल, व भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। महाप्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगनी बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। महाप्राणों की कुल संख्या है 14। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या है? महाप्राण है। ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। श है भी महाप्राण होते हैं। नाद, अब दूसरा वर्गीकरण जो है, नाद
या कंपन, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो अघोष और एक सघोष। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वे अघोष अघोष कहलाते हैं। जैसे इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है ना, यानी अघोष अघोष की कितनी संख्या कितनी होती है? 13। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे आप बोल कर देखो, कै, ख, कै, ख, च, छ, टे, वो टे, ठे, ते, थे, द द नहीं आएगा इसमें। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। ऊष्म व्यंजन भी अघोष होते हैं। ठीक है, घोष या सघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? सघोष सघोष या घोष या सघोष घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 20। कुल सघोष वर्णों की संख्या 20 + 11 = 21 स्वर जोड़ने पर 31 स्वर जोड़ने पर। स्वर क्या होते हैं? घोष स्वर घोष में आते हैं। 20 तो क्या है? व्यंजन सघोष और 11 क्या है? स्वर है। 20 व्यंजन 11 स्वर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 31 स्वर को जोड़ने पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व भी सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजनों में है सघोष होता है। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में 4 वर्ण व्यंजन और शामिल हैं, जिनका उच्चारण 2 व्यंजनों तथा एक स्वर की सहायता से होता है। ये वाले हैं, इनको संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। जैसे ये 6 का निर्माण किससे हुआ है? क और श से। क और श से इसका निर्माण हुआ है। त्र का निर्माण त और र से हुआ है। ज और य से इसका निर्माण हुआ है। इसको ज और श्र का निर्माण स और र से हुआ है। ठीक है, इनको संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित तथा उसके बाद भी वर्ण सस्वर आ जाता है, तो वे वर्ण द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। यदि स्वरहित के आगे कोई अन्य सस्वर वर्ण हो तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या है? जैसे द्वित्व व्यंजन है बच्चा, कच्चा, पक्का, इसमें द्वित्व व्यंजन है ये। और व्यंजन गुच्छ क्या है? शिष्य, संकल्प, कल्प, पुष्प, इसमें व्यंजन गुच्छ का आवास हुआ। ठीक है, और वर्णों की संख्या के प्रश्न जो आते हैं उनको देख लेते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11, कुल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल स्वर व्यंजनों की संख्या 44 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। ठीक है, आगे चलते हैं और इनको साथ साथ देखते जाना कौन कौन से हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो। पहली बात तो आप समझ गए होंगे उच्छिष्ट वर्ण क्या है, ये सब। ठीक है, तो स्वर व्यंजनों की कुल संख्या 44 और
संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और उच्चैत व्यंजनों की संख्या 2, अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 और अब आगे देखते हैं। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, स्वर कितने 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, उच्चित 2, अयोगवाह 2, कुल टोटल 52। इसके अतिरिक्त पांच आगत व्यंजन ध्वनियाँ भी हैं, अरबी फारसी भाषा से ली गई। ये अरबी फारसी भाषा शब्दों में ही प्रयुक्त होती है, जैसे कै, ख, ग, ज और फ। ये कै, ज, ख, कै, ख, ग, ज, फ। ये अरबी फारसी भाषा में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम को ढूंढना। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम को ढूंढना। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम निम्नानुसार है। हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम को ढूंढना। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम निम्नानुसार है। कै, ए, इसमें नासिका से ध्वनि निकलेगी। आप इस बात को ध्यान रखना, इससे नासिका से ध्वनि निकलेगी, नासिका से। इसमें भी नासिका से ध्वनि निकलेगी, इसमें भी नासिका से ध्वनि निकलेगी। फिर इसके बाद में ये स्वर है। और इसको उच्चारण आप बोल के देखो इस बार एक बार। ए, ये और ए, हाँ ये कै, नहीं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और ये है छः, ये संयुक्त अक्षर है, इसका नंबर ऐसे हुआ है। ये आप ये देख लिया हमने ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक मिनट, इसको देख लेते हैं। स्वर रहित व्यंजन के प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौरों के बाद ही लिखा जाएगा। खड़ी रेखा में गुंडीदार वर्णों के नीचे लगा रे पूरा स्वर होता है। वर्णों के ऊपर लगा रेफ स्वर रहित अर्थात आधा होता है। जैसे ड्रम में लगा रे, डे आधा है, रे आधा है, ए मिला और मैं और ए ऐसे मिला ड्रम। और क्रम में जो है कै आधा, रे आधा, और इसमें ए और मैं मिलने से आप अब इसको देखो, समझो। ड्रम में जो है, देखो इसको वापस से, खड़ी रेखा एवं गुंडीदार वर्णों के नीचे, गुंडीदार वर्णों, खड़ी रेखा और गुंडीदार। जैसे खड़ी रेखा पर तो ये है कै ये खड़ी रेखा पर है, और ड्रम ये गुंडीदार वर्णों के नीचे लगा रे पूरा स्वर होता है। वर्णों के ऊपर लगा, और वर्णों के जो ऊपर लगा होता है ना, जैसे ये ऊपर लगा, ये रेफ स्वर रहित अर्थात आधा होता है। ये होता है आधा, और ये जो नीचे लगा होता है ये पूरा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये गुंडीदार पर और ये खड़ी पाई पर। ठीक है, ये पूरा रह होता है। ठीक है, ये पूरा रह है, इसमें ए मिल गया, इसमें ए मिल गया, पूरा रह हो गया। ये प्रथम वर्ण है, जो ये आधे आधे वर्ण है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों की कुल संख्या ज्ञात नहीं हो तो उस शब्द का उपयुक्त अनुसार विश्लेषण कर लेना चाहिए। अतः यदि शब्द के अंत में ए की ध्वनि हो तो उसे नहीं गिना जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर संख्या में शामिल किए जाते हैं। जैसे ड्रम, डे, रे, ए, इसमें कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण हो गए। ठीक है, और कक्षा में कितने? कै, ए, कै, इसमें 5 वर्ण हो गए। इसको तोड़कर ये वर्ण है, इसको तोड़कर गिना जाएगा। ठीक है, ये वर्ण है, इसको तोड़कर गिना जाएगा। और ये क्षत्रिय में कै, से, ए, ते, इसको वर्ण तोड़कर गिना जाएंगे तो 7 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
शब्द के क्रम का चुनाव करते समय शब्दों का वर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। जैसे कमल, कंचन, कुंदन, कमल शब्दों का शब्दकोश में सही क्रमांक इस प्रकार होगा। जैसे कमल में क प्लस ए और कंचन में क प्लस ए, ये देखो इसको वर्ण को देखो। और फिर कमल में क प्लस ये वाला ये है चैवर्क का, ये चैवर्क का, इसमें है तैवर्क का और इसमें है कैवर्क का, इसमें है कैवर्क का। तो देखो इसको कंचन, कंबल, कंगन, ठीक है, इसको देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। इन शब्दों का इसका ज़्यादा तो इसका उपयोग भी नहीं आता है। ये यहाँ से इतने प्रश्न नहीं उठते। जो प्रश्न उठते हैं वो शुरू के जो मैंने आपको बताया वहाँ से उठते हैं। ठीक है, इसको देखना जरूरी है अपन को। इन शब्दों को विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि यदि शब्द क का वर्ण से आरंभ हुए हैं परंतु तीसरे, चौथे और पांचवें विकल्प के अनुस्वार होने के कारण पहले ही इनका क्रम आएगा। 3 शब्दों में क के बाद ए आ रहा है, दोनों वर्णों का क्रम निर्धारण नहीं हो सका, अतः हम तीसरे वर्ण को देखेंगे। तीसरा वर्ण तीसरा वर्ण च, ब, ग प्राप्त हो रहे हैं। अब इनमें सबसे पहले ग, उसके बाद च तथा ब का क्रम प्राप्त होता है। परिणामतः हिंदी शब्दकोश में इनका क्रम निम्नानुसार होगा। कंचन, कंगन, कंचन, कंबल और कमल। इसको आप देखो एक बार कैसे होगा, आप भी समझ रहे हो। कंगन, कंचन, कंबल और कमल, ठीक है। इस प्रकार हमें कृषि, केला, आम आदि शब्दों का शब्दकोश सही क्रम ढूंढना है तो इस क्रम में ढूंढेंगे। इसका आप ढूंढ कर बता लेना। इसको मैं आगे स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। अब आ देते हैं विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। इसको देख लेते हैं, विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। उच्छिप्त वर्ण कौन सा है इसमें से? ये उच्छिप्त है, मैंने आपको बताया था। दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है? जो दंत और ओष्ठ से निकलता है, प और ये फ और व, फ और व। और अर्धस्वर कौन सा है? ये और व। अलप्राण तालव्य कौन सा है? अलप्राण। अलप्राण बताया था मैंने आपको। अलप्राण तालव्य कौन सा है? अलप्राण तालव्य जे। सुमेलित कीजिए, सुमेलित। मूल स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर ये है ए, ई, उ, री, है ना। दीर्घ स्वर इनके सहायता से जो बनाए गए बाद में उनको कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है ये। और अलप्राण व्यंजन और एघोष व्यंजन, अलप्राण और एघोष व्यंजन, इसको भी देख लो। अलप्राण और एघोष व्यंजन, इसमें तो आएगा ये 3 और फिर इसमें 2, फिर अलप्राण व्यंजन में आए ये। अलप्राण व्यंजन कौन से? ये, रे, ल, व है। ये, रे, ल, व। और से अघोष व्यंजन कौन से हैं? अघोष व्यंजन है, नहीं, दीर्घ स्वर, ये गलत कर दिए। दीर्घ स्वर आएगा 2, दीर्घ स्वर में 2। और इसमें आएगा अघोष में ये 1, ये आएगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? च और छ स्पर्श व्यंजन नहीं, और ये तो स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। स्पर्श, ये स्पर्श संघर्ष व्यंजन है, सही है, ठीक है। ये ग और घ स्पर्श व्यंजन, ये भी सही है। और ये वह अर्धस्वर है, ये भी ठीक सही है। और स और ये स और श, ये क्या है? संघर्षहीन नहीं है।
ठीक है, इसका उत्तर होगा डी। अब आगे चलते हैं। आगत विकल्प। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। असंगत विकल्प चुनिए। ब क्या है? इसमें आएगा सी। यानी स अलप्राण मूर्धन्य। मैं आपको बिना टाइम खराब करते हुए जल्दी चलता हूँ। अलप्राण मूर्धन्य अघोष। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अपन देख सकते हैं त्रय संयुक्त व्यंजन है, तय और रय से मिला हुआ है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है सुमेलित? इसको देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन वह, ये तो सुमेलित है। ये दीर्घ स्वर रे, ये नहीं है। यही आएगा बी आएगा इसमें। ये अशु स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न से गलत विकल्प का चयन कीजिए। लिरी का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है। होता है भाई? हिंदी में नहीं होता है। और सही है। और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। सही है ये भी। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। ये गलत है भाई, ये गलत है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, स्वर के बाद आता है विसर्ग। ठीक है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण ये है, ये नहीं है। अघोष क्या है? जो वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर होते हैं, वो जैसे ये पहला, दूसरा, ये भी दूसरा, ये नहीं है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द निम्नलिखित में से अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अलप्राण व्यंजन है। अशुद्ध प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है। तीसरा है अलप्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में वायु का अधिक उपयोग होता है। और इसमें क्षेत्र और ग्याही की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। इसमें आएगा बी। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण ऊष्म वर्ण महाप्राण है, ये गलत है। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित कर लेते हैं। जैसे क कहाँ का है? कंठ का। और त कहाँ का है? दंत का। यानी क ए, इसको यहाँ से डायरेक्ट मिला देते हैं ना। ए में क्या है? ए में तीन कौन से में? इसमें है बी में। तो ये देख लो, यहाँ से मिल गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें दंत और न के नासिका, ये ऐसे ध्यान पड़ जाता है। और ये से का अपने आप तालु निकल गया। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन यह रह लव है, ये अंतस्थ व्यंजन बात है। यह रह लव अंतस्थ व्यंजन नहीं है, वह नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है? पद, शब्द, वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह है। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? ऐसा व्यंजन जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, ये वह दंतोष्ठ। संवृत स्वर है। संवृत मतलब जिनका उच्चारण मुख आधा ही नहीं पूरा बंद रहता है। जिनके उच्चारण करते समय मुख पूरा बंद रहता है, ये है ऊ और ऊ। यानी ट ठ छ का उच्चारण स्थल है मूर्धा। आगे चलो।
री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब आगे चलते हैं। ते थे दे दह का उच्चारण स्थान क्या है? ते थे दे दह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है जिसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है हिंदी वर्णमाला में? 25। ठीक है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन यह है। अनुनासिक का संबंध कौन, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुख से, नाक और मुख से। च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ नहीं, कंठ कैवरक का होता है, मूर्धा, तालु। इसको आप कमेंट में करके बताना, ठीक है, मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, आ स्वर को माना जाता है विवृत, विवृत, अर्धवृत, संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है। ये दोनों आप बताना, ठीक है। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद रहता है वो क्या कहलाते हैं? मुख प्राय बंद रहता है उसको क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप बता देना, ठीक है, कमेंट में बता देना। नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से होते हैं? नाद यानी कंपन, कंपन के आधार पर कौन से होते हैं? सघोष, अघोष और सघोष, ठीक है। और क्या है? शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दकोश की, इसको शब्दकोश की दृष्टि से है, इसको आप इसको तोड़ के वर्णों को उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? इसको भी आप तोड़ कर देखना, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से अलप्राण नहीं है, अलप्राण नहीं है, अलप्राण नहीं है, अलप्राण